अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे केपी में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने कप्तान पर एतमाद का इजहार कर दिया। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक हुक्मरान जमात ने 65 तहसीलों में से 24 पर मैदान मार लिया। JUIF ने 8 तहसीलों में कामयाबी हासिल की। मुस्लिम लीग नून को 6 नशिस्तें मिली हैं, 7 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार ले उड़े। जमात इस्लामी को 3, ANP को 2, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 1 तहसील पर कामयाबी मिली। खैबर पख्तूनख्वा का इमरान खान पर एतमाद का इजहार। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में बल्ला चल गया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI 65 तहसीलों में से अब तक 20 से ज्यादा नशिस्तें ले उड़ी। शांगला में PTI उम्मीदवार ने नून लीग के रहनुमा अमीर मकाम के बेटे को हरा दिया। PTI ने महमूद खान का हल्का मट्टा स्वात 27,000 वोटों की बरतरी से अपने नाम किया। स्वात में PTI का उम्मीदवार सिटी मेयर बन गया। मुराद सईद के हल्के में भी PTI की फतह हुई। एबटाबाद में सिटी मेयर की निशिस्त पर तहरीक इंसाफ को 14,000 वोटों की बरतरी मिली। साबिक गवर्नर सरदार मेहताब खान का बेटा इलेक्शन हार गया। और इसी पर बात करते हैं, ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक आफाक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि हमारा साथ देंगे सीनियर तज्ज़ियाकार बैरिस्टर एहतिशाम। तारिक साहब, आपसे एक गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नताइज का सिलसिला जारी है, ये बताएं कि कहाँ कहाँ कौन से बुर्ज उल्टे हैं और PTI के इस कमबैक की आखिर वजह क्या बनी है? तारिक साहब। तारिक आफाक से रब्ता करने की कोशिश करेंगे और हम आपको बता रहे हैं कि KP में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात, इसका ये दूसरा मरहला था, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने कप्तान पर एतमाद का इजहार कर दिया है। बैरिस्टर एहतिशाम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब भी चलते हैं। बैरिस्टर साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार किया है। नताइज पहले मरहले से यकसर बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। क्या वजह आपको लगती है बैरिस्टर साहब इस तब्दीली की? बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, पहले मरहले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में थी और परफॉर्मेंस के हवाले से लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो उस टाइम पर शिकस्त हुई। दूसरे मरहले में मैं तो बड़े दिनों से कह रहा हूँ कि ये जब से तहरीक अदम एतमाद आई है और अपोजिशन की तमाम जमातें इकट्ठी हो गई हैं, अगर इमरान खान साहब को सही मुशावरत दी जाती और वो अपने पत्ते ठीक खेलते और तुरब के पत्ते भी ठीक खेलते, तो वो अवाम में ज़्यादा मकबूल हो जाते। अगर तहरीक अदम एतमाद में नाकाम भी होते, हार भी जाते, तो हार कर भी जीत जाते, क्योंकि लोग डिस्टिंग्विश करते इमरान खान को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस ऑफ द स्टेटस को। जैसे कि वो खुद करते रहे, 22 साल वो कहते रहे कि मैं चोरों के डाकुओं के साथ नहीं मिलूंगा। फिर ये भी लोगों को याद है कि ज़िया-उल हक के ज़माने में इमरान खान साहब को फर्स्ट टाइम मिनिस्ट्री ऑफर हुई, उन्होंने ठुकरा दी। मुशर्रफ साहब ने प्राइम मिनिस्ट्री ऑफर की, उन्होंने ठुकरा दी। तो अब उस इमरान खान को, जिसको लोग जानते थे, उसको उन्होंने देखा कि वो परवेज इलाही साहब के सामने घुटने टेक रहा है कि आप मुझे तहरीक अदम एतमाद में रेस्क्यू कर लें। वो तमाम वही डर्टी पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहे हैं, जिस तरह से बाकी जमातें कर रही हैं। तो वो लोगों को पसंद नहीं था। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर मजीद मुतहर्रक हो जाता अगर बड़ा ग्रेसफुली इमरान खान साहब ऑपोजिशन, यूनाइटेड ऑपोजिशन के सामने डिफीट को एक्सेप्ट कर लेते, ग्रेस के साथ, डिग्निटी के साथ। लेकिन उन्हें कुछ और मशवरा दिया गया। उन्हें ये कहा गया कि एब्सोल्युटली नॉट का जो आपने कहा था उसका कार्ड खेला जाए, वो भी खेल लेते, ठीक था। मुजाहिदे नामूसे रसालत के हवाले से इस्लामोफोबिया पे जो उन्होंने बात की, बोर्ड्स लगवा देते, ठीक था, कोई ऐसी बात नहीं थी। ज़मीर फरोशी की उन्होंने बात की कि करोड़ों रुपया चल गया, उसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं आया, लेकिन चलो सियासी तौर पे आपने एक चाल चली, खेल लेते, ठीक था। लेकिन ये जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, कौमी सलामती के हवाले से इमरान खान साहब को मशवरा दिया गया कि कार्ड खेला जाए, वो उल्टा पड़ गया। और जितनी मकबूलियत हो सकती थी इमरान खान की, वो उसमें उनको नुकसान पहुंचा। लेकिन ये उसके बावजूद है कि अब आप खैबर पख्तूनख्वा के नताइज रिपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर ये चीजें ना की जाती तो फिर मेरे ख्याल में और भी ज्यादा फायदा हो सकता था इमरान खान साहब को। मैं क्यों कहता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो कार्ड खेला गया वो गलत था, क्योंकि मैं आपसे अर्ज करूं, इस वक्त जबकि 2 दिन बाद तहरीक अदम एतमाद है, जिसको पाकिस्तान साफ क्लेम कर रही है कि बैरूनी साजिश है, और खासतौर पर अमरीका की तरफ इशारा हो गया ना, अब तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर में नाम भी ले लिया, तो
इस वक्त जब वो ये कह रहे हैं, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग हो रहा है जिसमें 17 मुल्कों के स्पीकर्स मौजूद हैं। इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से एक डायलॉग हो रहा है कि कैसे कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी जो है वो बनाई जा सकती है, और उसमें अमेरिका की तरफ से कौन शमूलियत इख्तियार किए हुए, ज़ल्मे खलीलजाद जो कि एक्स यूएस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान थे, और उस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शमूलियत के बाद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से वो मिले हैं, और वहां पे जो उनकी बात हुई है उसमें म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात हुई है, रीजनल सिक्योरिटी की बात हुई है, अफगानिस्तान की बात हुई है, और पाकिस्तान और अमेरिका के बायलैटरल रिलेशंस की बात हुई है। तो ओवरऑल पिक्चर में बैरूनी साजिश अमेरिका की इन हालात में, जबकि ज़ल्मे खलीलजाद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को मिल रहे हैं, समझ से बाहर है ना। तो खान साहब अगर ग्रेस के साथ शिकस्त मान लेते, तस्लीम कर लेते, और ज्यादा मकबूल हो जाते। मैं पहले दिन सर आप तो डे वन से यही कह रहे हैं कि उनको जो है ग्रेस के साथ अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए थी। तारिक आफाक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तारिक आफाक साहब, अब नताइज का सिलसिला जारी है, कहाँ कौन से बुर्ज उल्टे हैं, पीटीआई के इस कमबैक की क्या वजह बनी है? सबसे पहले बात तो ये थी कि जब पहला मरहला हुआ था और उसमें जो खामियां थी, उन खामियों पे पीटीआई की क़यादत ने और यहाँ की जो सूबाई हुकूमत थी उन्होंने काबू पा लिया था। दूसरी बात की एहतशाम साहब से तो मैं एहतराम इनसे इसलिए जो ना मुखालफत करूँगा कि जो नैरेटिव जो बयानिया खान साहब ने इस वक्त डेवलप किया था और जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है, उसका असर भी जो ना खैबर पख्तूनख्वा के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं इन पर पड़ा है। और इसकी वजह से आपने देखा कि जहाँ पे परसों तक ये परसेप्शन था हमारा कि हज़ारा से जो ना नून लीग वहाँ से सीटें निकालने में कामयाब हो जाएंगी, हज़ारा डिवीज़न ये मलकन डिवीज़न अगर हम देख लें तो वहाँ पे जो नतीजा आएगा तो वो मखलूत किस्म का नतीजा होगा। लेकिन दोनों डिवीज़न में हम देखते हैं कि वहाँ पे पीटीआई ने ठीक ठाक निश्चित की है, और इस वक्त जो रिज़ल्ट मेरे पास पड़ा हुआ है तकरीबन 24 तहसील जीत चुकी है। और इसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो पहले मरहले में इनसे गलतियाँ हुई थी, और गलतियों में सबसे बड़ी वजह ये थी कि उस उम्मीदवारों को सही नामजदगी नहीं हुई थी। तो दूसरे मरहले में उस खामी पे काबू पाया गया, और जो उम्मीदवार थे सही, और जब वज़ीर-ए-आला ने ख़ुद यहाँ पे बैठ के एक उम्मीदवार का उसने जायज़ा लिया और उसके बाद फिर वो इस नतीजे पे पहुँचे कि ये विनिंग कैंडिडेट है, तो उनको टिकट दिया गया था। तो पहले मरहले के बरक्स जो दूसरा मरहला था उसमें एक तो ये कि टिकट सही तरीके से दिए गए, पे दिए गए थे। दूसरी जो बड़ी बात ये थी कि था और ठीक ठाक होमवर्क करने के बाद इस पोजीशन में आ गए थे कि दूसरे मरहले में उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया। हमदर्दी का जो वोट है वो यकीनन मिला है कि खैबर पख्तूनख्वा से उसको इमरान खान को, वज़ीर आज़म को और उनकी पार्टी को भी। और आपने देखा था कि दीर में बहुत बड़ा जलसा हुआ था, हमदर्दी का वोट जो है वो भी मिला है। तारिक आफाक साहब और बैरिस्टर एहतशाम हमसे इस खुसूसी मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे, बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अवाम ने वज़ीर आज़म की खारजा पॉलिसी पर मोहर लगाकर तमाम पार्टीज़ का सफाया कर दिया। वफाकी वज़ीर मुराद सईद की गुफ्तगू अपोजिशन को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा, बैरूनी साजिश में मोहरा बनने वालों का हशर केपी इंतखाबात जैसा होगा। पख्तूनख्वा के गयूर अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इमरान खान की आज़ाद खारजा पॉलिसी, जो उनकी कौमी गैरत के ऊपर मबनी पॉलिसी, खुददारी और मुल्क की खुद मुख्तारी के जो फैसले थे उसके हक़ में अपना फ़ैसला सुना दिया, और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में तमाम पार्टियों का सफाया कर दिया। याद रखिए, जो भी अब इस बैरूनी साजिश में अंदरूनी सतह पे मोहरे बन के इन साजिशा बनेंगे, उनके साथ यही होगा जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने कल फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, दौरे रूस पर एक ताकतवर मुल्क गुस्सा हो गया। अशकने सिलवाने वाले कहते हैं, अमेरिका के बगैर गुजारा नहीं। साबिक हुक्मरानों ने दुनिया में पाकिस्तान को रुस्वा कराया। नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब में बोले कि फ़ौज सिक्योरिटी नहीं दे सकती, अवाम सिक्योरिटी देते हैं। कानून की हुक्मरानी और आज़ाद खारजा पॉलिसी के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। नेशनल सिक्योरिटी मल्टी डायमेंशनल चीज है। फौज सिक्योरिटी नहीं दे सकती, लिमिटेड सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी देती है आवाम। आवाम जब खड़ी हो जाती है, कौम बन जाती है, वो सबसे ताकतवर कौम। सबसे बड़ी कीमत हमारी आवाम ने उठाई है। जब हमने डॉलर्स लेके कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर हिस्सा लिया है, पाकिस्तान ने लूज आउट किया।
हमारे बड़े ताकतवर मुल्क, कहा जी आप रशिया क्यों चले गए? मुल्क को कह रहे हैं कि आपने रशिया का दौरा क्यों किया, और गुस्से हो गए हैं। हिंदुस्तान उनका एलाय है, और मैं आज बयान पढ़ रहा हूँ बरतानिया की फॉरेन सेक्रेटरी का, तो जी हम हिंदुस्तान को नहीं कह सकते उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, तो हम क्या हैं? हमें तो सिर्फ आप वहाँ क्यों एक्चुअली उनको ब्लेम नहीं करता, ये हमारा कसूर है। मैं अभी देख रहा था कल हमारे जिन्होंने अचकने सलवाई हुई है वो इंटरव्यू दे रहे थे, जी अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए, अमेरिका के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। इन लोगों की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। हमारे मुल्क को जलील किया दुनिया में, जो अपनी इज्जत ही नहीं करता उसकी किसने इज्जत करनी? हुक्म देते हैं हम तुम्हें, अगर ये तुमने इस फलाने को नो कॉन्फिडेंस में शिकस्त ना दी तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। कोई एक मुल्क को कोई इस तरह का थ्रेट दे सकता है? कौम के अंदर जब यही शुरू में आ जाए कि जी अगर हमें एड नहीं मिलेगी तो हम चलेंगे नहीं, तो पहले माफी से शुरू करें। वो कौम नहीं कभी बनी। कौम बनती है जब एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, मीनिंग फॉरेन पॉलिसी जो कौम के मफादात को प्रायोरिटी देती है। पूरी कोशिश की अपने 3.5 साल में कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद हो, ब्लॉक पॉलिटिक्स से हम बचे, हम ब्रांड ना हो कि हम इस ब्लॉक पे या दूसरे ब्लॉक पे। गैर मुल्की साजिश का आपको आज इल्म हुआ? आप इतने बच्चे हैं कि मासूमियत में अमेरिका का नाम ले लिया। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने इमरान खान को निशाने पर ले लिया। सवाल उठाए कि ख़त को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लाने से पहले इजलास में क्यों लहराया गया? अमरीकी वफ्द को OIC कॉन्फ्रेंस में क्यों बुलाया गया? दावा किया कि हुकूमत की खारजा पॉलिसी से दोस्त ममालिक दूर हो गए। इतवार को इमरान खान को शिकस्त होगी। गैर मुल्की साजिश का आपको आज इल्म हुआ? खत आप कहते हैं 7 तारीख को आया, तो 3 हफ्ते आपने कहाँ गुजार दिए? क्यों चुप रहे आप? क्यों आपने वो कागज लहराया एक जलसे में? नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसमें आप बाद में गए। कल पहले कहा कि अमेरिका, और उसके बाद कहा नहीं 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 वो तो मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा था, वो और बात कर रहा था। ड्रामाबाजी अब किसको दिखा रहे हैं? OIC कॉन्फ्रेंस में आपने अमेरिका के डेलीगेशन क्यों दावत दिया? आपको शर्म आनी चाहिए इमरान नियाजी। अपने गर्भा में आप झांकें। नवाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड हैं। अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन ने जब भी उनके मुलाकात हुई उन्होंने ड्रोन्स के ऊपर अपना पूरा मुकदमा लड़ा। हमारे जो ताल्लुकात हैं ग्लोबल पावर्स से, हमारे दोस्त ममालिक से, उसका इस शख्स ने बड़ा गर्क कर दिया है। बिल्कुल किसने चीन और CPEC के खिलाफ दुश्मनाम तराजी की? सबसे पहले परवेज खटक। इमरान खान साहब ने अभी तक किसी हमारे पार्टी के मेंबर को, जो इत्तेहादी पार्टियां हमें ज्वाइन कर लिया है, किसी को अभी तक कोई कॉल नहीं मिली जिसमें कोई थ्रेट हो या ये कहा कि आप ये करें या ये ना करें। परसों खुदा के फजल करम से आपको शिकस्त फाश होगी। जमहूर और आइन के मुताबिक आपका इंशाल्लाह सियासी ये जो आपका नाटक है इसका खात्मा होगा। कौमी सलामती के प्लेटफॉर्म को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नेशनल सिक्योरिटी के प्लेटफॉर्म को गैर मुतनाज़ रखना चाहिए। हम इमरान खान को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास से मुतालिक अपोजिशन को बताया ही नहीं गया। इजलास से मुतालिक TV से पता चला। नेशनल सिक्योरिटी फोरम्स को इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ पॉलिटिकल टूल to try and undermine a democratic no confidence motion and create this red herring propaganda message for the public. अगर वो अपना ज़ात से आगे खान साहब को कुछ नज़र आ रहा होता तो वो कभी ये सोचता भी नहीं कि मैं अपना नेशनल सिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा फोरम है उसको इस तरीके से सियासी तरीके से इस्तेमाल करूं। हम तो अगर जंग जाने की ज़रूरत है, अगर मुल्क का वाकई ही कोई नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस है तो तब सिर्फ इस किस्म की मीटिंग्स को बुलाना जाना चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि अपने आप को बचाने के लिए इस शख्स ने उस फोरम को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की और वो हमारा खारजा पॉलिसी को ही इज़ विलिंग टू सेट द फॉरेन ऑफिस अप इन फ्लेम्स। बट जो भी हो, कोई बहाना मिले, कोई बयानिया मिले जिससे मैं एक थोड़ा सा सियासी शहीद लगे, इस पे हम खान साहब को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कल का दिन बहुत अहम है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो भी गई तो इमरान खान शिकस्त नहीं मानेंगे। चौक और चौराहे की सियासत में पिंडी का बच्चा बच्चा इमरान खान के साथ होगा। शेख रशीद ने कहा कि वो पीर को सियासत से रिटायर होना चाहते थे, लेकिन अभी इमरान खान का साथ छोड़ा तो ज़मीर मलामत करेगा। पता नहीं परसों सियासत में रहूँ या ना रहूँ, लेकिन इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ।
पाकिस्तान की सियासत में कल का दिन बड़ा अहम है और बाज चोर लुटेरे डाकू आज सारे इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। जो नस्ली और असली होता है वो इम्तहान के वक्त खड़ा होता है और यही रावलपिंडी शहर जो है वो गद्दारों को पसंद नहीं करता, वो बिकने और बकने वालों को पसंद नहीं करता। वैसे तो मैं सवार के दिन मंडे के दिन सियासत से रिटायर होना चाहता था। इस वक्त मैं इमरान खान को छोड़ूंगा तो मैं समझूंगा कि लोग मेरा अपना ज़मीर मुझे मलामत करेगा कि मैंने इम्तहान दिया। चाहे इतवार के दिन इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब भी हो जाए, लेकिन इन मुर्दारों से वो नहीं शिकस्त मानेगा। और मैं पाकिस्तान के जिम्मेदारान से कहता हूँ आगे बढ़ें और इस मुल्क में रोजों के बाद ना सही तो हज के बाद इलेक्शन का ऐलान करें ताकि लोग फैसला करें। वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार वज़ीर आला ना रहे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। इस्तीफ़ा मंजूर होने के बाद उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद गैर मौसर हो गई। बुज़दार कुर्बान। सियासी कशमकश में उस्मान बुज़दार ने वज़ारत आला की कुर्बानी दे दी। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया, जिसके बाद उस्मान बुज़दार के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद भी गैर मौसर हो गई। गवर्नर ने नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए हफ्ते को पंजाब असम्बली का इजलास भी तलब कर लिया। उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के बाद उनकी काबीना भी तहलील हो गई। साबिक वज़ीर आला का कहना था कि काम के हवाले से उनका तमाम वज़ीरों और मुशीरों के साथ अच्छा वक्त गुजरा। हुकूमत अपने इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही को पहले ही वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद कर चुकी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने दावा किया है कि अदम एतमाद में शिकस्त हुकूमत का मुकद्दर बनेगी। कौम झोलियाँ उठा उठा कर इमरान खान के जाने की दुआएं कर रही है। उनका कहना था कि पंजाब में भी हमारे नंबर्स पूरे हैं। आप जा रहे हैं, आपने इस कौम को भूख के अलावा महंगाई के अलावा कुछ दिया होता तो शायद आज आपके मगरमच्छ के आंसू में कौम भी आपका साथ देती। आज तो कौम खुश है, झोलियाँ उठाकर दुआ करती कि आज आप आज चले जाएं। तहरीके अदम एतमाद एक भारी अक्से से कामयाब होगी। इमरान नियाजी बुनियादी तौर पर एक फैशिस्ट है। आप सफारती ताल्लुकात जो हैं उसका मजाक बनाते हैं, कभी यूरोपियन यूनियन को धमकाते हैं, कभी किसी मुल्क को एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, कभी कहते हैं मुझे धमकी मिली है। इस मुल्क को मजाक बना दिया। ये एटमी कुव्वत है। हमारे पास अददी अक्सरियत के लिहाज से ज़्यादा वोट है। चाहे वो तरीन ग्रुप है, चाहे कोई और चीना ग्रुप है, वो अवाम की तरफ देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने एक पाई का हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की, ना वफाक में ना यहाँ पर। हमारी सियासी एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, सियासी अकोमोडेशन हो सकती है। परवेज इलाही साहब अपना जो है वो सियासी जंग लड़ेंगे। जो पुरानी बात होगी वो बहुत होगी। वो कहा है ना कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांगे। आज़ाद एमपी जुगनू मोहसिन ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। हमजा शहबाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कई सालों से नून लीग की क़यादत से राब्ते में थी। उन्हें कहा गया मुनासिब वक्त आने पर बताएंगे। आज वो वक्त आ गया है और उन्हें नून लीग का हिस्सा बनने पर फ़ख्र है, खुशी हो रही है। मुसलसल मेरा राब्ता रहा, इनकी आला क़यादत से भी रहा। और पिछले साल जब अपोजिशन ने इस्तीफ़ों की बात की तो मैंने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कहा कि मेरा इस्तीफ़ा हाजिर है, आप जब हुक्म देंगे मैं अपना इस्तीफ़ा स्पीकर की डेस्क पे पहले मैं रखूँगी। और उन्होंने मुझे फिर कहा कि आपकी आवाम को आपके कामों की ज़रूरत है, आपको हम बताएंगे, जब मुनासिब वक्त होगा तो हम आपको इंशाअल्लाह इंदिया देंगे। उसके बाद पिछले साल मैंने आला क़यादत से फिर रुजू किया और मैंने उनको कहा कि जी आपका बयानिया मुस्लिम लीग नून का मंशूर, वो उसमें हम पूरी तरह से शामिल होके आपके शाना बशाना काम करना चाहते हैं। मुझे मौका दिया जाए कि मैं फॉर्मली पार्टी को ज्वाइन करूं। उस वक्त भी
आला क़यादत ने कहा कि वक्त आने पे 100 बिस्मिल्लाह, और मुझे बड़ी खुशी है कि वो वक्त आज आया और मैं उस पार्टी के साथ शामिल हो रही हूँ और उस पार्टी के साथ शाना बशाना खड़ी हूँ जहाँ पर जमहूरियत का तसलसल, आइन की बालादस्ती और अवाम की हुक्मरानी जिसका मंशूर है। बड़ी खबर आ रही है कि उस्मान बुज़दार को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया है और नए वज़ीर आला के इंतखाब तक निगरान वज़ीर आला होंगे उस्मान बुज़दार। गवर्नर हाउस उस्मान बुज़दार को निगरान वज़ीर आला बनाने का नोटिफिकेशन भी जारी करेगा। बिल्कुल, ये अहम डेवलपमेंट हुई है। उस्मान बुज़दार को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर करने का फैसला किया है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नईम हनीफ साहब ने। नईम हनीफ साहब, अब ये फैसला किया गया है कि उस्मान बुज़दार नए वज़ीर आला के इंतखाब तक निगरान वज़ीर आला होंगे। जी, पहले तो उस्मान बुज़दार के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई थी। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाई को वज़ीर आला का उम्मीदवार नामजद कर दिया और उसका जो है इस्तीफे की मंजूरी में उस्मान बुज़दार के रिजाइन की मंजूरी में काफ़ी ताख़ीर हुई, जिस पर चौधरी परवेज लाई और मोनस लाई ने गवर्नर पंजाब के सामने एहतजाज भी किया आज, और बिल्कुल वो गवर्नर हाउस इस्लामाबाद में बैठ गए कि इस्तीफा मंजूर करेंगे तो हम यहाँ से उठेंगे। जिसके बाद वज़ीर आज़म को सारी सूरत हाल से आगाह किया गया और वज़ीर आज़म के हुक्म पर गवर्नर पंजाब ने इस्तीफा मंजूर किया। और अब जो ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं कि जब तक नए वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो जाता तब तक उस्मान बुज़दार जो हैं वो पंजाब के निगरान वज़ीर आला रहेंगे, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो गवर्नर हाउस से जारी किया जाएगा। जी ठीक है, नईम हनीफ साहब साथ ही रहिएगा और सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार नदीम मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, उस्मान बुज़दार अभी तो आज ही साबिक़ वज़ीर आला हुए, अब दोबारा से निगरान वज़ीर आला भी उन्हें बना दिया गया है, दुरुस्त फैसला है ये सर? ये बुनियादी तौर पर रूटीन में ऐसे ही किया जाता है। अगर वज़ीर आज़म के ओहदे से भी कोई शख्स जो है उसको सुबकदोश किया जाता है या उसके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस हो जाती है तो नए इंतखाब तक वो ऑफिशिएटिंग चार्ज कह लें कि वो ऑफ़िस खाली नहीं रह सकता, तो उनको कहा जाता है जब तक नए मुंतखब नहीं होंगे तब तक आप इस ऑफ़िस पे कंटिन्यू करिए। इवन प्राइम मिनिस्टर की अगर ऐसी स्टेज आती है तो उसके ऊपर भी प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार है, प्रेसिडेंट उनको ये कह सकते हैं कि नए प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब तक आप अपने ऑफ़िस में कंटिन्यू करिए। जब सूबे की बात आएगी तो वहाँ गवर्नर को ये अथॉरिटी हासिल है, गवर्नर चीफ मिनिस्टर को नए चीफ मिनिस्टर के इंतखाब तक ओहदे पर काम करने की हिदायत करेंगे। ये ऑफिस खाली नहीं रह सकता, इस बिना पे ये फैसला किया जाता है। अच्छा, उस्मान बुज़दार ही क्यों नदीम साहब, कोई और नहीं हो सकता था क्या? कोई तारीख़ में ऐसा है कि जो वज़ीर आला जिसने छोड़ा है उसको ही वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला बनाया जाए, कोई और भी तो हो सकता था? मुझे इस पर कानूनी पोजीशन नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में रवायतन जो बंदा आउट गोइंग है उसी को कहा जाता है कि नए के इंतखाब तक आप अपने ऑफिस में कंटिन्यू करिए, क्योंकि इसमें शायद 3 दिन के तो टोटल मुद्दत है, इससे ज़्यादा तो वो रह ही नहीं सकते, ये कोई लंबा चौड़ा अरसा स्टे नहीं कर सकते। उनके रेजिग्नेशन की मंजूरी होने से विदिन 3 डेज़ शायद नए का इंतखाब होना होता है। ये लॉ के ऊपर शायद पंजाब से या लाहौर से आपको मज़ीद वजाहत मिल जाए, 3 दिन से ज़्यादा की तो मोहलत ही नहीं है। तो नया जो भी उम्मीदवार होगा वो अपने कागजात नामजदगी देगा, असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा और उसके अंदर इंतखाब हो जाएगा। ये बहुत तवील अरसे तक इस तरह ओपन नहीं चल सकता। ठीक है, तवील अरसे तक इतना ओपन नहीं चल सकते हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं नदीम मलिक साहब, अब ये जो तब्दीली होने जा रही है, एक ये जो सियासी हवा चल रही है पंजाब में, अब मजीद इनके बाद किन किन के नाम सामने आए? देखिए, जो असल चैलेंज था प्राइम मिनिस्टर के लिए डे 1 से, जहाँ से मसाइल शुरू हुए थे उनके इस्टेब्लिशमेंट से भी कह लीजिए और उनके अपने सियासी मसाइल भी कह लीजिए, उसमें उस्मान बुज़दार को एक मरकज़ी हैसियत हासिल थी। इनकी इनकॉम्पिटेंस के हवाले से कहा जाता था कि इतना बड़ा सूबा जो पाकिस्तान की आबादी का कुछ 60% बनता है वो इनसे चलाया नहीं जा रहा। फिर वहाँ को 5 या 6 IG चेंज किए गए, 5 या 6 वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी चेंज किए गए, मरकज़ से तगड़े ऑफिसर तैनात करके सूबे को रिमोट कंट्रोल से इस्लामाबाद से चलाने की कोशिश की गई। लेकिन एक वो ख्याल ये था शायद PTI के सर्कल्स के अंदर, एक कमज़ोर चीफ मिनिस्टर लाहौर के अंदर रखना प्राइम मिनिस्टर को सूट करता है कि उनके लिए कोई मुखालफाना ग्रुप वहाँ खड़ा ना हो जाए। लेकिन ये एक गलत फ़ैसला था। नून लीग के दौरे हुकूमत में हमने एक दफ़ा देखा था कि उन्होंने ग़ुलाम हैदर वाइन
जो उनके बड़े लॉयलिस्ट थे, PMLN के वर्कर थे। ये तो बुज़दार साहब तो कभी PTI के वर्कर भी नहीं थे, ये तो हादसाती तौर पर पहली दफ़ा MPA बने और पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर बन गए। तो गुलाम हैदर वाई को नवाज शरीफ ने चीफ मिनिस्टर पंजाब लगा दिया कि मरकज़ से बैठ के सूबा कंट्रोल करता रहूँगा। उनके खिलाफ जब दूसरा ग्रुप तगड़ा होकर खड़ा हुआ तो रातों रात अक्सरियती असम्बली जो थी उनकी, गुलाम हैदर वाई ऊपर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे रह गए और नीचे से 150 बंदा जो था वो मंजूर वट्टू उनकी पूरी असम्बली को लोटा बना के ले गए। तो ये सूरत हाल सियासी तौर पर बड़े सूबे के अंदर आपको ऐसा तगड़ा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होता है जो इंतजामी मामलात को भी देख सके, अपनी पार्टी को भी चला सके। के लिए आपको तगड़ा किस्म का जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होता है। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब और नईम हनीफ साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। PTI के रहनुमा फैसल वावडा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आर्टिकल 6 हम लगाएंगे, हम अपने लीगल ऑप्शंस भी सारे करेंगे। हम ऐसे थोड़ी जाने दे देंगे। ये कोई पाकिस्तान जो है वो किसी की बाप की जागीर या मिठाई का डब्बा तो नहीं जब चाहे उठा के किसी को दे दें। हमने दूध की नहरें नहीं भाई, लेकिन कौम अब ये गेम समझ गई है कि एक आदमी अपनी मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए जिसने ना की हो, जिसने अपने बंदों को मरवाने की ना की हो, जिसने ड्रोन हमले रुकवाने के लिए ना की हो, उसकी एक कीमत है। तो वो कीमत दे रहा है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। बस यहाँ तक गवर्नमेंट की कीमत है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जान की कीमत ना हो। और मैं बार बार इस बात को अलर्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ये बात बताई और बोली, आज अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान साहब ने वो बात क्लियर भी कर दी और कंफर्म भी कर दी। बड़ा साहब, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के लिए इल्ज़ाम लगा रहा है, सब कह रहे हैं कि बूट पॉलिश या चेरी ब्लॉसम। पूछना ये था, ये बूट उन्होंने आपसे छीन लिया है या उनको कोई और बूट मिला है? देखिए सर, मैं तो आपको ये बता सकता हूँ कि मैं बूट टेबल पे रख सकता हूँ तो किसी के मुंह पे ही मार सकता हूँ। मैं अपनी बारे में ये बात कर सकता हूँ। वो तो बूट पॉलिश थे, मैंने उस वक्त भी कहा था, और बूट पॉलिश भी हाथ से नहीं ज़बान से थे। आज से पैदावार भी उधर की है तो उसमें दो राय तो मेरी है नहीं। जो बात में उस दिन कह रहा था वो बात में आज भी कह रहा हूँ, ये जबान से शूज पॉलिश करते हैं। चेरी ब्लॉसम की फैक्ट्री तो छोटी पड़ जाएगी। सर, क्या इसके बाद क्या है? आवाम पूछ रही है कि क्या खान क्या करने जा रहे हैं इसके बाद? खान जो करने जा रहे हैं वो आवाम याद भी रखेगी, देखे भी। और इमरान खान को अगर ये फेलियर हो भी जाता है तो फिर इमरान खान साहब का इनको पता चलेगा आवाम को कि एक वाहिद पाकिस्तान में एक लीडर आया था जिसने अपनी गैरत का, अपने बंदों का, अपने पाकिस्तान का, अपने मुल्क का, अपने झंडे का सौदा नहीं किया। ये इमरान खान वो करप्शन पे नहीं जा रहा। इसके तहरीक करप्शन के ऊपर नहीं आई कि करप्ट आदमी है। इसमें तहरीक आई ईमानदार आदमी खड़ा हुआ अपने मुल्क के लोगों के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए खड़ा हुआ, उनकी जिंदगी बचाने के लिए खड़ा हुआ है। ठीक है, मेरी बात सुने। आखिरी फैसल वाडा साहब, आपसे स्पेशल सवाल है, ये बताएं कि अगर दोबारा हम इनको ऐसे थोड़ी जाने देंगे। हम अपने इदारों को तगड़ा कर रहे हैं। इमरान खान ने गैरत का सौदा नहीं किया, इमरान खान अपने मुल्क के साथ खड़ा है। अभी आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसके बाद मैं ये आज शहबाज शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि बहुत लोगों के ख्वाब चिकनाचूर होने हैं, लेकिन जिस तरह से शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाब टूट के किरची किरची होना है, बड़े कम लोगों के होने। ये जो घर बैठे ही वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, मैं तो हैरान हूँ कि एक अदालत से ज़मानत पे बैठे हुए और वो कह रहे हैं कि ये मैं वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार बन गया हूँ। मुझे अभी जो है वो बताया गया है कि ये लॉ मिनिस्ट्री का चार्ज मुझे मिल रहा है, तो मैं फौरी तौर के ऊपर कल ही शहबाज शरीफ की वो ज़मानत की कैंसिलेशन दायर करने का कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की जो ज़मानत है उसको कैंसिल किया जाए और FIA जो है इनके ख़िलाफ़ दोनों। आप देखें कि बाप जो है, वालिद साहब इधर वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार बन गए, बेटा वहाँ पे चीफ मिनिस्ट्री का उम्मीदवार, और दोनों जो है वो ज़मानत के ऊपर बाहर हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? ये मुल्क है या एक तमाशा ही बना दिया आपने? तो बहरहाल इंशाल्लाह वो हम सुबह ही अदालत को कह रहे हैं कि इसका वो फौरी तौर के ऊपर ज़मानत की कैंसिलेशन प्रोसीडिंग जो है वो शुरू करें, दोनों पे, शहबाज शरीफ पे भी और हमज़ा पे भी। और जिस तरीके की आज उन्होंने जिस तरह से गुफ्तगू की मईशत के ऊपर, तो खैर हम आज अभी बात जो है वो कर लेंगे, लेकिन सियासी एतबार से अभी 48 घंटे हैं। 48 घंटों में बहुत सारे मिनट हैं। उन बहुत सारे मिनट्स जो हैं उनमें बहुत सारा पेचो खम है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैंने पहले भी कहा था, वज़ीर-ए-आज़म इंशाअल्लाह इमरान खान, और ये जो शेरवानियाँ सिला के बैठे हुए हैं, इनकी शेरवानियाँ टंगी रह जाएंगी जहाँ जहाँ पे टंगी हुई हैं। इनको सिर्फ ये है कि अपने पजामे नहीं मिलने, शेरवानियाँ वहीं रह जाएंगी। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की जो इस वक्त की सियासत है, किसी तौर के ऊपर ये मुल्क, ये इस मुल्क के अवाम, ये
अलाउ नहीं करेंगे, इस चीज़ को बिल्कुल वो अलाउ नहीं करेंगे कि किसी बाहर के मुल्क के दारुल खिलाफे में बैठ के पाकिस्तान के अंदर हुकूमत तब्दील कर दी जाए, चंद $100 मिलियन यहाँ पे खर्च हों और हुकूमत बदल दी जाए। कल रात को जो रिपोर्ट हुआ, जिस तरह से आपने देखा कि जो मुनहरिफ अराकीन हैं किस तरह से उनकी मुलाकातें हुई, उसका भी नोट लिया गया है और उन मुनहरिफ अराकीन के ख़िलाफ़ भी अब जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। जो कानूनी टीम की आज मुलाकात हुई है, कानूनी टीम ने भी अपनी जो इसके ऊपर हिकमत अमली है वो तय कर ली है और मुझे उम्मीद है कि हम कल तक सुप्रीम कोर्ट को भी रजू कर पाएंगे और उसके मुताबिक जो आर्टिकल 184 की प्रोसीडिंग्स हैं उनमें हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये देखे कि कैसे मुमकिन है कि किसी एक ऐसी नो कॉन्फिडेंस मूव जिसको बाहर बैठ के ड्राफ्ट किया गया हो, उसको पाकिस्तान भेजा गया हो और रातों रात जब वो मूव आए और कहा जाए कि ये मूव के ऊपर हमारे ताल्लुकात डिपेंड करते हैं और उसके बाद अचानक 22 लोग हमारा जो है उनका ज़मीर जाग जाए, यानी ऐसे लोगों का भी ज़मीर जाग गया जिनका ज़मीर के हिजे भी जिनको नहीं आते। और ऐसी जो हमारे और फिर जो बात हुई, हमने कहा जो इत्तेहादी हैं वो आएँ और शहादत देखें कि इस बैनुल-अक़वामी कॉन्स्पिरेसी की क्या है। उन्होंने इनकार कर दिया, वो स्पेशल कैबिनेट मीटिंग में तशरीफ़ नहीं लाए। उसके बाद शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर ये ख़त हमें दिखा दिया जाए तो हो सकता है मैं उधर खड़ा हो जाऊं। उनको बुलाया गया कल अपोजिशन में, वो नहीं आए और उसके बाद आपने देखा ये क्यों नहीं आए। इसका एक ही कंक्लूजन है, एक ही तजिया है कि ये लोग इसलिए नहीं आए कि इनको तो पता है कि ये साजिश हो रही है और इस अपोजिशन के सरकर्दा लोग इस बैनुल-अक़वामी साजिश का हिस्सा है जो यहाँ पे नहीं आए। उसके बाद आपने रात को देखा ख्वाजा आसिफ, 3 जो गुलाम हैं, गुलामाने शरीफिया ख़ानदान 3 खड़े हुए, खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ। यानी ख्वाजा आसिफ देखें इतना माशाल्लाह ज़मीर वाले आदमी हैं कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर है और दुबई में कंपनी से तनख्वाहें ले रहे हैं। इस तरह के माशाल्लाह बाज़मीर लोग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि अमेरिका ने तो हमें ड्रिपें लगाई हुई हैं, अगर वो ड्रिप निकाल लेगा तो क्या होगा। ख्वाजा साहब, इससे बेहतर है आप वो ड्रिप निकल जाए। जिस कदर बेगैरती की ज़िंदगी आपने पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान को दी है, इस तरह की ज़िंदगी गुजारना मुमकिन ही नहीं है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के अवाम एक गैरतमंद कौम के लोग हैं। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि बाहर से आप जैसे लोग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रहे और जिस तरह के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रहे। आप देखिए जरदारी साहब के दौर में ये जो हिना रबानी हर रात को मैं देख रहा था कि हर टीवी पे वो माशाल्लाह बैठी हुई थी। आपको तो पता ही नहीं था ड्रोन हमले क्या हो रहे हैं या कहाँ पे हो रहे हैं, आपसे तो पूछता था कोई। आपके तो सिर्फ बर्किन बैग मशहूर थे आपकी खारजा पॉलिसी के माशाल्लाह, सवाए इसके कि आप बर्किन बैग जो कि 15, 20, 25 लाख का बैग है वो लेके कभी इधर घूम जाती थी कभी उधर घूम जाती थी। ये सारा असल में एक बेशरम लोगों का ग्रोह है जो बैनुल-अक़वामी मदद से पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान के लोग इस साजिश को पहचान गए हैं, वो उठ खड़े हुए हैं। आज पूरे पाकिस्तान में बेज़मीर लोगों के खिलाफ मुजाहरे हुए हैं। मैं उन तमाम लोगों को, PTI के कारकुनान को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने आज इन मुजाहरों में हिस्सा लिया। आप हमारे हीरो हैं। जो लोग इस वक्त इन बेज़मीर लोगों के खिलाफ खड़े हैं, मैं उनको अपना हीरो समझता हूं और मैं उनको सलाम पेश करता हूं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की क़यादत इमरान खान जैसे गैरतमंद लीडर के पास रहेगी। हम कभी पाकिस्तान को झुकने नहीं देंगे, पाकिस्तानी कौम को बिकने नहीं देंगे और इंशाअल्लाह इसी तरह ये मुल्क आगे चल सकता है। ये गिर के ड्रिपों के सहारे मुल्क आगे नहीं चल सकता। हमारा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मुल्क में एक बैनुल-अक़वामी साजिश के ज़रिए एक कठपुतली हुकूमत बनाने की एक कोशिश की जा रही है। कठपुतली जो है वो हुकूमत यानी कि फॉरेन पपेट्स की हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग ना तो अवामी सपोर्ट रखते हैं, ना ही इमरान खान जैसा अकीदा, ना ही इमरान खान जैसा जज्बा रखते हैं वो
कि वो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी और एक बावकार पाकिस्तान जो है उसकी क़यादत कर सके। और यही वजह है को नॉमिनेट किया गया है। ये जो फॉरेन नॉमिनेटेड लोग हैं, यानी बैनुल-अक़वामी तौर पे जिनको तयन जिनका किया गया है कि इनके हवाले हुकूमत करने की कोशिश की जानी है, तो मैं अपनी कौम को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इमरान खान और उनके ये अदना सिपाही इंशाअल्लाह ताला किसी बैनुल-अक़वामी साजिश के नतीजे में किसी कठपुतली हुकूमत को, बैनुल-अक़वामी फॉरेन पपेट्स को यहाँ पे हुकूमत कायम नहीं करने देंगे। नंबर 2, आज कायदे हिस्ब इख्तलाफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बड़ा फ़ज़ाइल बयान किए अपनी दौरे हुकूमत के और अपने तजर्बे के। तो मैं ज़रा लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आज अगर दूसरे साल भी पाकिस्तान में 5.5% का ग्रोथ रेट चल रहा है मईशत का, तो ये ऐसा हमेशा नहीं था। जो हमें मुस्लिम लीग नून से हुकूमत मिली थी वो एक बैंकरप्ट हुकूमत, दिवालिया शुदा हुकूमत थी, जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज जिनको डाउनग्रेड कर चुकी थी। और बड़े सख्त फैसले करने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह उन सब ने पाकिस्तान को अपग्रेड किया है। और हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं इनके दौर से वो ज़्यादा हैं। रिकॉर्ड कर्ज़ों की वापसी हुई है। जो गर्दिशी कर्ज़े इनके दौर में 450-500 अरब से बढ़ रहे थे, इस साल वो सिर्फ 130 अरब की रफ्तार से पिछले साल बढ़े और इस साल इंशाअल्लाह ताला 300 अरब की उनमें कमी आएगी। फैटफ की तलवार जो इन्होंने हमारे सर पे लटकाई मुस्लिम लीग नून ने, उसको हमारी हुकूमत ने चैलेंज कबूल किया और आके आज 34 में से 32 उसके निकात जो हैं वो मुकम्मल हैं। और इंशाअल्लाह ताला जून में ये हमारा फॉर्मल प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है ग्रे लिस्ट से निकलने का इंशाअल्लाह ताला। दूसरा, इन्हीं के दौरों में जो ये IPPs के सौदे हुए वो हमने रीनिगोशिएट किए। हमने सबसे सस्ता RLNG का सौदा कतर के साथ किया। इनके दौर में जो सौदे हुए, आज मैं ज़रा आपको उनकी भी असलियत बताता हूँ कि इनके दौर में जो सौदे हुए 2 ट्रेडिंग कंपनीज के साथ, गनवर के साथ और एक और कंपनी के साथ। तो हम 3-4 साल वो महंगे सौदे लेते रहे। हालांकि अगर हम मार्केट से जाके वो सौदे उठाते हमें सस्ते मिलते, लेकिन क्योंकि सौदे हुए थे हमें लेना पड़े। और अब जबकि इंटरनेशनल मार्केट ऊपर हुई है और अब उन सौदों का कोई हमें फ़ायदा पहुंचना था, वो डिफ़ॉल्ट कर गए। 8-9 उन्होंने पहले डिफ़ॉल्ट किए सर्दियों में, और अब उन्होंने कहा बाकी जितना भी हमारे मुआहदे की मुद्दत है हमने वो गैस नहीं देनी। ये हकीकत है इनके LNG के सौदों की। इनके लगाए गए इम्पोर्टेड प्लांट्स, इम्पोर्टेड ईंधन पे चलने वाले प्लांट्स, जिनका आजकल ईंधन दुनिया में नायाब हुआ है, महंगा हो गया है, उसकी वजह से 183 अरब से 2013 में आज 850 अरब के गर्दिशी जो कैपेसिटी पेमेंट्स है वो पहुंची हुई हैं। तो ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है, ना इस मुल्क की मईशत मुतहम्मिल है, ना इस मुल्क की एनर्जी मुतहम्मिल है कि वो एक और वार और एक और अरसा इन लोगों का बर्दाश्त करें। और इंशाअल्लाह ताला वो नहीं करेंगे। जिस तरह हमने इस मईशत को संभाला दिया, इसको हाई ग्रोथ रेट पे लेके गए, इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने जिस तरह हमें अपग्रेड किया, जिस तरह वर्ल्ड बैंक ने और बाकी तमाम इदारों ने हमारी तारीफ़ की, जिस तरह कोविड के अंदर हमारी परफॉर्मेंस रही, जिस तरह रिकोडिक का मसला हमने हल किया, जिस तरह IPPs को हमने रीनिगोशिएट किया, जिस तरह सबसे सस्ता RLNG का सौदा पाकिस्तान का हमने किया, जिस तरह कारके के फ़ाइन को हमने वेव कराया, रिकोडिक के अरबों डॉलर, 10 अरब डॉलर के फ़ाइन को हमने वेव कराया, फैटफ के मसाइल से हमने डील किया, और जिस तरह इन तमाम मुश्किलात के बावजूद, कोरोना जैसी वबा के बावजूद, हम अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे तरीके से साबित कदम रहे और चलते रहे। और अब जो लेबर फोर्स सर्वे आया है, जिसमें जिस तरह फौज चौधरी साहब बता रहे थे कि 14 लाख 15 लाख नौकरियां ये साल की पैदा करते थे, हमारे दौर में 18 लाख साल की पैदा हुई, और उसमें लिखा हुआ है कि 55 लाख नौकरियां जो है वो पैदा हुई, और ये दर्ज है, ये डेटा मौजूद है। तो ये तमाम इनकी जो साजिशें हैं, जो एक मईशत पे भी हमला था और पाकिस्तान की सालमियत पे भी हमला था, इंशाअल्लाह ताला इसको नाकाम बनाया जाएगा। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जहाँ भी अगर आप तारीख़ पढ़े ना, ये बैनुल-अक़वामी पपेट्स को इंस्टॉल करने की कोशिश की गई है, बैनुल-अक़वामी फोर्सेस की तरफ से कठपुतलियों को, हमेशा वो रजीम जो है वो ये जो तजर्बा है हमेशा ये फेल हुआ है। क्योंकि ये लोग ना तो इनकी आवाम में हमायत होती है और ना ही इनका कोई प्रोग्राम होता है, ना ही इनका कोई प्लान होता है। तो ये भी जो तजर्बा इन्होंने फवाद चौधरी और हम्माद अज़हर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।